आप पहले पार्ट में देख चुके हैं, ऊपर का पार्ट। आप पार्ट 1 में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ हम लोग दूसरा पार्ट यहाँ से शुरुआत करना करेंगे। आओ इन पर विचार करें। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्याओं में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? का क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के बीच भिन्न जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। इसमें दोनों ठीक लग रहा है, क्योंकि लोग भिन्न तो होते ही हैं। और दूसरा में कहा गया है कि लोगों के बीच लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। हाँ, इसमें भी सही कहा गया इसमें, क्योंकि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, और अत्यधिक लोग जैसे कोई आदिवासी है, कोई अलग है, कोई के रहने की अलग है, परिस्थितियाँ अलग हो सकती है किसी का। क्या निम्न दो कथनों का अर्थ एक है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। दोनों मिलता जुलता है एक दूसरे से। विकास के लक्ष्य अलग तो हो ही सकता है, क्योंकि कोई विकास अगर एक गरीब आदमी चाहेगा कि उसको खाने जीने का, और एक मजदूर, जैसे आप ऊपर के निम्न उदाहरणों में देख चुके हैं कि एक गांव की भूस्वामी महिला चाहती है कि उसके बच्चे विदेश में जाए पढ़ने, और पंजाब का किसान भी चाहेगा कि उसके इतना कमा ले कि उसके बच्चे विदेश में भेज सके, और इत्यादि। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारण हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अन्य उदाहरण, जैसे आप कहीं भी नौकरी करना चाहेंगे तो आप आय को सिर्फ नहीं देखेंगे, वहाँ के देखेंगे कि वहाँ की सुविधा क्या है। क्या आप अब अगर गांव में थोड़ी ना नौकरी करना का सोचेंगे, आप सोचेंगे शहर में मिले, मुझे एसी में रहना पड़े, और बढ़िया से सुविधा हो, और सुरक्षा भी हो, कोई दिक्कत ना पड़े, आतंकवादी भी ना अटैक कर पाएँ। आप सरकारी में चाहेंगे अधिकतर। ऊपर दिए गए खंड के कुछ निम्न विचारों पर अपनी भाषा में समझाइए। ऊपर दिया गया हुआ था कहानी की आदिवासियों के बारे में, इस सब के बारे में आपको वो अब आप बराबर से जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आप समझा लिख लेंगे। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं। उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणाएं भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब आप लोग क्लास में इसको चर्चा भी कर सकते हैं। वैसे आप लोग इतना तो जानकार हैं ही है कि चर्चा कर लेंगे। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आप स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे। उनमें से किसी एक के विषय पर आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, जैसे लेकिन उसके बारे में सोचने विचारने के बाद। या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? अब उसको दोनों लोग से सहमति किया जाए। किसी के ऊपर विरोधी बात लागू करने से पहले उसको सहमति में लाया जाए, ताकि दूसरे को उससे नुकसान भी ना पहुँचे, और आपका भी कोई दिक्कत फ़ायदा भी हो जाए, और दूसरे को नुकसान भी ना पहुँचे। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? बस वही होगी कि जो दूसरे को नुकसान ना पहुँचे और आपका फ़ायदा भी हो जाए। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना। आप ये आखिरी वाला देख लीजिए, लाइन बहुत बेहतर है, और राष्ट्रीय विकास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है।
राष्ट्रीय विकास। अब नीचे दूसरा हेडिंग है। अच्छा, और एक एक कहानी है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए और पर उसके बाद दूसरा हेडिंग शुरुआत है। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर से खुले कूड़े और घर के आसपास के समुद्र में डाल दिया। कूड़े घर के और आसपास समुद्र में डाल दिया। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने बाद 7 लोग मर गए। 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण, विषाक्तता माने उसका जो पॉइजनस, 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अच्छा, अब इसमें देखो कहाँ क्वेश्चन दिया का किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। आप देख लीजिए, वहाँ के जो ग्रामीण गांव के लोग थे उनका तो घाटा हुआ, और वो शहरी वाले को तो लाभ तो हुआ ही, और जो फेंकने वाले थे उनका तो भी लाभ हुआ। और फिर कुछ डॉक्टरों का भी लाभ हुआ, लेकिन ग्रामीण को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लोग मर भी गए उसमें। अधिकतर गरीबों को ही दिक्कत पड़ती है, कोई भी परेशानी हो तो। जैसे कोरोना भी था अभी तक, और कोरोना है भी। इस देश के विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब इस देश के विकास का लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसा कोई संसाधन का निर्माण करे ताकि जो कूड़ा है उसे चेंज किया जा सके, कोई किसी गैस में बदल दिया जाए या उसे रीयूज़ किया जा सके, और ताकि विकास में लाया जा सके। कुछ भी कूड़े से, बायोगैस से कुछ बेंगलोर में चलती थी, बसें भी चलने लगी हैं। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाकों के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब आपके वहाँ जैसे आप कहीं ग्रामीण शहर में ग्रामीण में रहते हैं, तो आप गांव के आपके इलाकों में कैसा विकास है, वहाँ के फसल और ऐसे चीज़ों के लिए। शहर में रहते हैं तो वहाँ की छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ, बीड़ी फैक्ट्रियाँ इत्यादि के बारे में। और आप अगर जंगल के इत्यादि में रहते हैं तो वहाँ के पेड़ों को और वहाँ के खाद्य पदार्थ को इकट्ठा और जो चीज़ों के लिए भी। अब हम नीचे के क्रियाकलाप दिया गया, क्रियाकलाप आप खुद पढ़ लीजिएगा। और विभिन्न राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब यहाँ से इकोनॉमिक का पार्ट शुरुआत हो गया ज़्यादा। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा और भी कहानी पढ़ाएंगे। अब हम विभिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं। जब हम भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद की टीम, वाद विवाद की टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे।
फिर भी अगर किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थी की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। अब नीचे आप देखिए, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण है, विशेषताएं, क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि कोई लड़का पढ़ने में बढ़िया होगा, वो तो वह सोचेगा कि पढ़ाई की विशेषता दिया जाए या रिजल्ट का विशेषता लिया जाए। कोई लड़का खेलने में बढ़िया होगा, पढ़ने में नहीं बढ़िया होगा तो वो सोचेगा कि खेल का लिया जाए रिजल्ट, उस पढ़ाई का कम लिया जाए। और हो सकता है जो लड़का पढ़ने में बढ़िया हो खेलने में कम हो। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण है, विशिष्टताएं चुनी जाए, महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होता है। अब देखो, शुरुआत हुआ है देश के बारे में। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। इसे आप कहीं नोट कर लीजिए चाहे। देखिए आप, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। सही बात है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वह उन वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। सही बात है। अमीर लोग आराम से प्राप्त कर लेंगे, गरीबों को बहुत से तो बेचारे सोचते रह जाते हैं आईफोन लेने के लिए, आईफोन नहीं पा पाते हैं, क्या करेंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब फिर एक बढ़िया आ गया, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। फिर एक तो कह रहे हैं आय ज्ञात होता है, फिर उसके बाद देखो, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, कुल आय की तुलना करने के लिए हमें ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। एक देश के लिए दूसरे देश के लोगों से बेहतर है, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। इसलिए अब यहाँ से आप बढ़िया से देखिए, हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए कहीं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अभी कहीं कहीं के क्वेश्चन में औसत आय की जगह प्रति व्यक्ति आय भी पूछ सकते हैं आपसे, आपके टेस्ट में हो सकता है, आपके बोर्ड में भी हो सकता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए कहीं, या आप कहीं लिख लीजिए, या माइंड में आप तो नोट कर ही रहे हैं। वह देश की जिनकी 2017 की ये डाटा है, 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक है। उसे समृद्ध देश और वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1995 प्रतिवर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं। और कहा गया है, अब आप इसमें मध्य आय वाला भी कह सकते हैं, एक डिफिनेशन और निकल सकता है, जिसे 12,056 से
कम 1995 से ऊपर के बीच 1995 नहीं 995 के बीच वाले डाटा को मध्य आय वाला भी कह सकते हैं। मध्य वर्ग के देशों में आता है, जैसे भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 प्रति वर्ष थी। $1820। आप प्रति वर्ष लिखना ना भूलिए और डॉलर भी लिखना ना भूलिए। समिट देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। जैसे जापान हो गया और कोरिया हो गया, ये सब विकसित देश में आते हैं। मध्य पूर्व के देश ये सब है। फिर औसत आय, अब औसत आय वाला आपको खुद पढ़ लीजिए, औसत आय वाला, और वो कहानी उसमें है सिर्फ। और ये और इन पर विचार करें, ये वाला आप खुद पढ़ लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। अब हम आय और अन्य मापदंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये बात सही है। अगर कोई मजदूर ये भी नहीं ये सोचेगा कि हमें स्वतंत्रता के साथ काम करने पड़े, कोई बे ना कहे, कोई रे ना कोई कहे, कोई गाली ना दे उसे, ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। 1.3 तालिका हम देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, 1.3 तालिका हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय 180,174 और केरल का 163,475 और बिहार का 34 है। बिहार का सबसे कम है, केरल का सेकंड नंबर पे है इस तीनों में। अब हम और आगे पढ़ते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2016-2017 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, आप इसे याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। देख लीजिए, मोटे तौर पर हम इसे राज्य के प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। देख, उसी को कहा गया है प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं और इसी के प्रति व्यक्ति आय मान लिया गया है। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और फिर आप तो देख चुके हैं ऊपर वाला, और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 180,174 रुपया कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 34,409 रुपया कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़े पर नज़र डालेंगे
तालिका 1.4 में देख लें। तालिका 1.4 हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। राज्य हरियाणा, केरल, बिहार। शिशु मृत्यु दर अब हरियाणा को देखेंगे तो 30 है, 1000 में 30। और साक्षरता दर देखेंगे तो 82 है, और निम्न उपस्थिति अनुपात देखेंगे तो 61 है। निम्न उपस्थिति अनुपात के बारे में अब आप निम्न उपस्थिति अनुपात प्रति व्यक्ति 100 व्यक्ति का उच्चतर आयु, माने कि 14 से 15 वर्ष के बीच की उपस्थिति दर पूरे डाटा का औसतन दर को दर्शाया गया यहाँ। अब आप देखिए इसमें हरियाणा में 61 है, और देखिए आप पहले यहाँ से शिशु मृत्यु दर को पहले तुलना किया जाए।
हरियाणा का 30 है शिशु मृत्यु दर, केरल का 10 है और बिहार का 35 है। साक्षरता दर पे ख्याल किया जाए तो हरियाणा का 82 है और केरल का 94 है और बिहार का 62 है। निवल उपस्थिति अनुपात का किया जाए तो हरियाणा में कम बच्चे पढ़ने आते हैं और केरल में ज़्यादा है 83 और बिहार में उससे कम है, सबसे कम है। अब आप इस नीचे वाले आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। देख लीजिए, अब आपको एक यहाँ परिभाषा भी मिल गया कि 1000 में से 1 वर्ष से पहले जितना बच्चे मर जाते हैं उसी को कहा जाता, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में दुगुना है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसे तालिका आप ऊपर देख चुके हैं। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसा माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता है। दूसरा, यह देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2017 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए थे वह वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यहाँ सब नहीं पढ़ पाते जो आप पढ़ रहे हैं। सही बात कह रहा है ये आप। और आप से बता दें तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, बुक का मिल जाएगा, आपके प्रीवियस पेपर का भी मिल जाएगा। और यहीं पर पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। आप इसे आप अपने मन से आपको मन होगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि आप दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। और यहीं पर पार्ट 2 ख़त्म करते हैं और पार्ट 3 बनाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे।